हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों फाइनली आज से हमारा जीरो टू इन्फिनिटी बैच इकोनॉमिक्स का शुरू हो गया है और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स या बिजनेस हो या अकाउंटेंसी हो, हमारा एक सिंपल मोटो रहेगा। और वो मोटो ये है कि जो हमने सेशन 2026-27 में जीरो टू इन्फिनिटी बैच में करना है वो है 100 में से 100 मार्क्स लाने की पूरी पूरी कोशिश हमारी यहाँ पर वो रहेगी। 100 यहाँ पर को हम टारगेट करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस या फिर अकाउंटेंसी। तो बैच को फाइनली शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स हमारा 12th की इकोनॉमिक्स में हमारा क्या है कि दो पार्ट्स हैं। एक है हमारा मैक्रो का पार्ट और एक है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो हम यहाँ पर को लेके चलते हैं 8 चैप्टर्स। किसी बुक में 9 भी होंगे, किसी में 7 भी होंगे, तो +-1 कर लेना। इसमें 8 और इसमें भी हम लेके चलते हैं 8 चैप्टर्स। और रही बात मार्क्स की, तो इसमें से भी आपके 40 मार्क्स का आएगा और इससे भी आपका 40 मार्क्स का सवाल आएंगे। ऐसे आपका 80 मार्क्स बन जाएगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 80 + 20 100 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। और रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें 50% आपका न्यूमेरिकल होंगे और 50% आपकी थ्योरी होगी। तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव तरीके से करने होंगे, बहुत बार करने होंगे, काफ़ी बार करने होंगे। ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल की समझ आ जाएगी। और रही बात थ्योरी की, थ्योरी यहाँ पर हम पढ़ाएंगे और उसी को आपको फिर रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें 100% क्या है, थ्योरी है, पूरी की पूरी थ्योरी है। यहाँ पर को आपको डेट्स याद करने पड़ेंगे, यहाँ पर को आपको कुछ इकोनॉमिस्ट के नेम याद करने पड़ेंगे, यहाँ पर को कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स याद करने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ओवरव्यू है हमारा इकोनॉमिक्स का। 2 पार्ट है, बहुत सरल पार्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थ्योरी है, जो बच्चे थ्योरी के साथ टच में हैं, जिनको थ्योरी कंपैरेटिवली आसान लगती है, तो उसमें 40 में से 40 मार्क्स लाया जा सकता है। थोड़ी सी चीज़ें याद करने की है। और रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो 50% जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। कुछ कुछ चीज़ें टफ हैं, वो मैं धीरे धीरे करके बताते रहूँगा। और थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पर भी इजी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो इकोनॉमिक्स है वो मॉडरेट लेवल पे, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा आसान है, एक मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं। थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और 100% थ्योरी है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ऐसे करके शुरुआत से मोमेंटम बनाइए रखिए, शुरुआत से चीज़ें लेके चलिए, तो एंड में बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और इजीली हम कवर कर पाएंगे। तो बच्चों अब हम करते हैं अपना पहला चैप्टर स्टार्ट, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम आज से मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा पार्ट शुरू हो रहा है। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। अभी अभी आपने क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसका ओवरव्यू देखा था। आपने देखा था कि क्लास 12 में इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 50% हमारा
थ्योरी है और 50% न्यूमेरिकल है। वहीं इंडियन इकोनॉमी में हमारा 100% पूरी की पूरी थ्योरी है। तो इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन बनाया और क्लास 12th में इकोनॉमिक्स बनाई। इस चीज़ को आपने ओवरव्यू लेके चलना है दिमाग में, और इसी के अकॉर्डिंग आपने साल भर तैयारी करनी है। जो बच्चे थ्योरी में अच्छे हैं तो उनको थ्योरी बार बार पढ़नी है और बेटर करना है, और न्यूमेरिकल तो पढ़ेंगे ही वो। और जिन बच्चों का न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा है तो उनको थ्योरी थोड़ा सा बेटर तरीके से करना है। तो यहीं पर को हमारा जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, शुरू होता है। तो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा पहला चैप्टर है, और ये पूरा का पूरा बेस है, बताता है कि एक्चुअल में हमारी जो पहला बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होती क्या है। तो बच्चों क्लास 11th में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था किसी एक इंडिविजुअल के बारे में। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मैंने अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। मेरी इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड क्या है, मेरी इंडिविजुअल लेवल पे सप्लाई क्या है, इन सारी चीज़ों को मैंने 11th में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with economic issues or aggregates related to the economy as a whole। यहाँ पर को हम इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि होते हैं हमारे इकोनॉमी एज अ होल के बारे में। यहाँ पर को हम किसी एक इंडिविजुअल को लेके नहीं चलते, बट एज अ होल सबको साथ लेके चलते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। ग्रीक वर्ड जो कि है मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। यहाँ पर को हम लार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो रही इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अब जो है स्कोप या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले है हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमी कितनी ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की। दूसरा है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। अभी हम सीखेंगे इसमें नेशनल इनकम निकालना, डोमेस्टिक इनकम निकालना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इसी में हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैसे निकाली जाए। फिर है हमारी थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइसिंग। जर्नल प्राइसिंग मतलब कि ऐसा कह सकते हैं हम, प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, जो जर्नली जो प्राइस लेवल डिसाइड होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर है इसमें थ्योरी ऑफ मनी। अगेन ये भी आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम मनी के बारे में पढ़ते हैं, बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, ये इकोनॉमी में कैसे चलती है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जो डोमेस्टिक कंट्री है, जो होम कंट्री है, और इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशन है। फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका में जो ट्रेड होता है, इंडिया हमारी होम कंट्री होगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अमेरिका आ गया, तो उन दोनों के बीच के रिलेशन कैसा है, उन दोनों के बीच का ट्रेड का रिलेशन कैसा है। फिर अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस ये है कि इकोनॉमीज परफॉर्मेंस बताता है नेशनल इनकम के रिगार्डिंग, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, नेशनल इनकम एस्टिमेट करना, नेशनल इनकम निकालना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स निकालना। क्योंकि इकोनॉमी में अगर बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होगी तो हमारी इकोनॉमी बहुत बेटर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट बजट। पूरा एक बजट बन के निकल के आता है। अगेन ये आपका चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स डाटा हेल्प्स। थोड़ा सा मिस्टेक होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डाटा फॉर्मुलेशन, डाटा को निकालना सारी चीज़ें। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस डेमोग्राफिक ग्रुप्स। जो भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमको बताता है। क्या सारा का सारा इनकम किसी एक सेक्टर पे तो नहीं चले जा रहा, तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए। ये भी हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। फिर अगला है जो कि हुआ था ग्रेट डिप्रेशन ईयर 1929 के अंदर। तो ग्रेट डिप्रेशन ईयर हुआ था 1929 से 1939 के अंदर, जिसमें क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, डाउन टर्न हुआ था इकोनॉमी का, और एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो गई थी ड्यू टू फॉल इन इनकम, जिससे हमारी पॉवर्टी बहुत
बड़े लेवल पे हमारी पॉवर्टी आ गई थी। तो ये हमारा ग्रेट डिप्रेशन ईयर आ जाता है। और ये सवाल भी आया है कई बार कि ग्रेट डिप्रेशन ईयर कब हुआ था 1929 में, और उसका क्या हुआ था ग्रेट डिप्रेशन ईयर। तो आप ये सारी चीज़ें उसमें लिख लेंगे। तो बच्चों आप सभी याद रखेंगे कि डिप्रेशन ईयर कब हुआ था। तो ये हुआ था 1929 में। और ये भी याद रखिए कि इससे इसमें जो है पॉवर्टी का लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था। फिर हम अगले स्लाइड पे आते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की बुक लाइव हो चुकी है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, 100% सिलेबस कवर्ड मिलेगा। और ये मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से सेल्फ रिटन नोट्स बनाए हैं। एक टॉपर्स नोट्स भी हम इसको कह सकते हैं। ये एक ऐसी किताब है, द बुक एवरी सीबीएसई स्टूडेंट नीड्स। अगर आप भी सीबीएसई से हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट है, बिजनेस स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, तो दिस इज द बुक यू मस्ट हैव। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जीमेल आईडी है, यहाँ पर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर 100 on 100 इन बिजनेस स्टडीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट। यहाँ पर को हमने इस चैप्टर में इन 4 चीज़ों के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ना है। जो कि पहला है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी, क्या क्या टाइप के गुड्स होते हैं। फिर दूसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिर है डेप्रिसिएशन के बारे में। फिर है स्टॉक और फ्लो के बारे में। इन चारों के बाद हमारा एक टॉपिक और है, फिर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो पहले हम इन 4 चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो बच्चों जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जिसमें हमारा पहला टाइप का गुड है वो है फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स हमारा कहता क्या है, दीज आर द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। मतलब ये है कि जो एक गुड का फाइनल यूजर है उसको अभी सीधे मिल जाएगा यूज करने के लिए। इसमें फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें कोई भी प्रोडक्शन करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल गुड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है फाइनल कंज्यूमर गुड, और दूसरा है फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल प्रोड्यूसर गुड वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है ऑन फाइनल बेसिस। ये ऐसे फाइनल गुड्स हैं जो सीधे प्रोड्यूसर यूज करेगा, और जो इसमें एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल है मशीनरी। फॉर एग्जांपल कोई भी फैक्ट्री में जो मशीनरी खरीदी होती है ओनर ने, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती है, क्योंकि ओनर उस मशीनरी को यूज करेगा ऑन फाइनल बेसिस। फिर उसके बाद आता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ये हमारा सरल कॉन्सेप्ट है। ये हमें कहता है कि जो फाइनली कंज्यूमर द्वारा जो यूज किए जाते हैं जो प्रोडक्ट, उन्हीं को हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है ब्रेड, क्लोथ्स एक्सेट्रा। ब्रेड हम खाते हैं, फाइनल हम कंज्यूमर है, तो उसको हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। क्लोथ्स जो कि हमने पहना है, अभी हमने पहना है, तो ये भी हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। इसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट है, कोई भी चीज बीच की है। तो गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ऐसे गुड्स जिसमें और प्रोडक्शन की जरूरत है या फिर रीसेल के पर्पस के लिए यूज होंगे, इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बीच में है अभी ये, या तो इसमें रीसेल होगा या फिर और इसमें प्रोडक्शन की जरूरत होगी। एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स में कहा जाता है इसको इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसका एग्जांपल ये है कि रेडीमेड पैंट्स परचेज्ड बाय होलसेलर। इसका मतलब ये है कि जो पैंट्स होते हैं, दुकानदार पैंट्स खरीदते हैं, शर्ट्स खरीदते हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि उनको फर्दर रीसेल करेंगे या फिर अपने नाम का लोगो बनाएंगे। इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। एंड लास्ट है कंज्यूमर या फिर कंजप्शन गुड्स। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए होते हैं, इसको इसमें बेसिकली कंज्यूमेबल गुड्स आते हैं। इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ब्रेड, ब्रेड क्या होगा कि इंटरमीडिएट गुड है व्हीट, फिर इससे हमारा फ्लोर बनेगा, आटा बनेगा, इसके बाद बनेगा वो ब्रेड। फाइनली इसको हम फाइनल गुड्स कह सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेड है उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। फिर है मिल्क, को हम एज एन एग्जाम्पल लेते हैं। मिल्क से हमारी मिठाइयाँ बनेंगी और फिर मिठाइयों को हम खा लेंगे, और मिल्क हम पीते भी हैं, इसको भी हम फाइनल कंजप्शन कहते हैं।
यहाँ पर कोई एक अच्छी चीज़ ये लिखी है कि जो फर्दर प्रोडक्शन होगा जिसमें उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे, और जिसमें फाइनल कंजप्शन होगा वो फाइनल गुड्स होगा। फर्दर प्रोडक्शन किसमें प्रोडक्शन की ज़रूरत है वो इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। फाइनल कंजप्शन जिसमें फाइनली तरीके से जो तैयार हो गए। फिर अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सबसे पहले आता है ड्यूरेबल गुड्स। दीज आर गुड्स विच आर यूज्ड रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 5 साल 10 साल, जैसे कि कोई कार है, फर्नीचर है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ड्यूरेबल गुड्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड काफ़ी लंबे समय तक चलेगा हमारा ये, तो ये हमारा ड्यूरेबल गुड्स है। फिर है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज़ होते हैं, 1 साल से या ज़्यादा। जैसे क्लोथ्स है, क्लोथ्स हमारा ये जो कपड़ा है जिसमें हमने कॉमर्स सिंप्लीफाइड का लोगो बनाया है, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा क्या? कपड़ा बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, 1 साल 2 साल 5 साल, बस इतना ही। फिर है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वन और फ्यू यूजेस के लिए होगा, जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स है, इसको हम एक टाइम 2 दिन इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। फिर है सर्विसेज। सर्विसेज हमारी इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, जैसे टीचिंग। टीचिंग एक सर्विस सेक्टर है, तो यहाँ पर को सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी सर्विसेज के अंदर। फिर लास्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऐसे गुड्स जिससे और फर्दर गुड्स बनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। और इससे कहीं ना कहीं हमारी मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आते हैं। मशीनरी, टूल्स। अब यहाँ पर को एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यहाँ पर को आप इसको पढ़ेंगे और आंसर देंगे। मैं इसका आंसर अगले वाले स्लाइड में, अगले वाले लेक्चर में दूंगा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऐसा क्यों, ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ऐसा क्यों होता है। मैं अगले लेक्चर में आपको इसका आंसर दूंगा। फिर अब जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट है हमारा एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक। जो भी स्टॉक होगा उसमें अगर हम एडिशन करेंगे, उसमें और बढ़ाएंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन के, ये जो ट्राइंगल है इसका मतलब होता है हमारा चेंज। इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक में चेंज जो भी होगा, बढ़ेगा घटेगा, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के अंदर मेजर की जाएंगी। फिर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो कंपोनेंट है, एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स्ड, फिक्स्ड बताएगा इंक्रीज और एडिशन इन कैपिटल, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स। जो भी प्लांट है, मशीनरी है, जो कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, बेसिकली उनकी बात की जाएगी यहाँ पर को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। फिर है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब यहाँ पर को हम कह सकते हैं गुड्स। गुड्स में कितना चेंज आया है उसके बारे में बात की जाएगी। और यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल को भी कंसिडर किया जाएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में पहला है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है टोटल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक। टोटल एडिशन जो हमारी टोटलिटी को बताता है उसको हम ग्रॉस बोलते हैं। फिर होता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट बताता है हमारा एक्चुअल इंक्रीज इन द स्टॉक। ग्रॉस में हम नेट के साथ डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे और नेट में हम ग्रॉस के साथ माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूँ यहाँ पर को ग्रॉस क्या होता है हमारा और नेट क्या होता है हमारा। अगर कोई भी चीज़ ग्रॉस है तो मान लो ग्रॉस सैलरी की बात हुई है। ग्रॉस सैलरी में क्या होगा कि आपकी टोटल सैलरी बताई जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल सैलरी है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए आपका ग्रॉस सैलरी हुई। इस 1 लाख रुपए में मान लो आपका पीएफ कटेगा 5,000 का, तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी 95,000। इसमें आपका हाउस रेंट कटेगा 5,000 रुपये, तो आपकी 90,000 सैलरी हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके कुछ और डिडक्शंस होते हैं। तो ग्रॉस सैलरी आपकी बताई जाएगी टोटल सैलरी, और नेट चीज़ बताई जाएगी आपकी डिडक्शंस के बाद।
आफ्टर डिडक्शन, तो वही है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट को बताएगा, टोटलिटी को बताएगा, और नेट इन्वेस्टमेंट बताएगा एक्चुअल के बारे में। वैसे ही ग्रॉस सैलरी बताएगा टोटल सैलरी के बारे में, और नेट सैलरी बताएगा आपकी एक्चुअल सैलरी आफ्टर ऑल डिडक्शंस। तो डिडक्शंस में आता है आपका नेट, तो हम यहाँ पर को डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। फिर आता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर को हमने पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ये हमारी स्टॉक के बारे में बताएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बताएगा स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सिंपल है, एक फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात हो रही है, एक रॉ मटेरियल या फिर इन्वेंट्री की बात हो रही है। फिर अगला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने 11th में पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ा था। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स दैट हैज बीन यूज्ड और कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में लग गया था, या फिर हम इसे कह सकते हैं वेयर एंड टियर। इसको, इसका दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको हमने याद रखना है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज होगा। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ग्रॉस माइनस नेट। फिर है अगला स्टॉक एंड फ्लो, इसको हम एक टेबल की हेल्प से पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे आपको पूछा जाएगा कि एक कॉन्सेप्ट का नाम बताया जाएगा और पूछा जाएगा कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, बताओ। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि स्टॉक और फ्लो होता क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टॉक में। तो स्टॉक रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वर्ड हाईलाइटेड हियर, पर्टिकुलर। फ्लो रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका मतलब समझते हैं। स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोला जाएगा। फ्लो, फ्लो होता है जैसे कोई एक चीज बहती है ना, तो बहने वाली चीज पूरा एक टाइम के लिए बह रही है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम में बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक साल के बारे में बताया जाएगा। इसका एग्जांपल है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेशन 2026-27। तो पूरा एक साल के बारे में बताया, फ्लो के बारे में बताया, पूरे एक साल के बारे में, तो उसको हम बोलेंगे फ्लो। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी 25 तारीख की बात हुई है ना, 25 तारीख की बात हुई है, तो वो बताएगा हमारा स्टॉक के बारे में। फ्लो हमारे पूरे साल के बारे में बताएगा, स्टॉक हमारे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताएगा। फिर है टाइम डायमेंशन। इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, मतलब कि इसमें कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। इट हैज टाइम डायमेंशन मतलब इसमें एक साल के लिए बताओ, पूरा एक टाइम डायमेंशन दिया जाएगा, इस पीरियड में आपको बताना पड़ेगा, और ये कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं बताता है हमारा। और ये हमारा होता है एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट, मतलब एक रुका हुआ कॉन्सेप्ट है हमारा। रुका हुआ कहने का मतलब क्या है कि जैसे 25 तारीख को कितने बच्चे थे, वो उसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताएगा। वहीं दूसरी ओर ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक मतलब चेंज होते रहता है। फ्लो हमारा एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि फ्लो हमारा बहता हुआ चीज को हम फ्लो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो फ्लो हमारा पूरा एक साल के बारे में बताएगा, फ्लो बताएगा पूरा एक साल के बारे में। स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताएगा। तो फ्लो और स्टॉक के बारे में चीजें क्लियर रखना बहुत आगे भी काम आएगा ये। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसको मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हमको भी, हमारी एडिटिंग टीम को भी दिक्कत आ रही थी थोड़ा एडिट करने में। तो वही सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम में हमें फॉलो नहीं किया है, तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि आप इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होंगे। कॉमर्स सिंप्लीफाइड से रिलेटेड, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं हर एक अपडेट इंस्टाग्राम में डालते रहता हूँ। इसके अलावा इफ़ यू आर वॉचिंग अस इन यूट्यूब, कॉमर्स सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी सजेशन हो, यूर ऑल सजेशंस आर वेलकम। तो कमेंट में ज़रूर बताइए अपना कोई भी सजेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।